हेलो कैंपियंस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और शिखर बैच की आज की आपकी पहली क्लास। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो शिखर बैच है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बैच है। आपको पता है कि इसमें हम ऐसी ऐसी बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जो आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा है, ताकि हम बेसिक को खींच के लेके आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए जहां तक हम बात करते हैं तो ये बात आपको पता होगी कि प्रकाश के अपवर्तन को अगर हम परिभाषित करना चाहें, अगर हम बताना चाहें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो हम ये कहते हैं कि जब जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है दूसरे माध्यम में जाती है तब यह अपने मार्ग से तब यह अपने मार्ग से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक, साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना है ना, प्रकाश की यह घटना प्रकाश की यह घटना अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश की यह घटना अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, अपवर्तन हम लोग इसे कहते हैं, अपवर्तन कहलाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ये बात क्या है कि आपको पता है कि अलग अलग जो माध्यम होते हैं, है ना, माध्यम का मतलब जैसे कि हवा, कांच, ठीक है, या फिर कोई भी मीडियम का मतलब क्या होता है, माध्यम हम लोग कह रहे हैं। तो जैसे हवा से कांच में चले जाए, या कांच से हवा में आ जाए, या हवा से पानी में चले जाए, या पानी से जो है बाहर आ जाए। तो जब भी इस तरह से जो है प्रकाश की किरण अपने एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, उस वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब विचलित हो जाने का मतलब कि यहाँ पर क्या है, विचलित हो जाना, ये जो शब्द हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ठीक है, विचलित हो जाती है। तो इसका अर्थ मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए उदाहरण के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि ये एक बाउंड्री है, और इस बाउंड्री के ऊपर यहाँ पर वायु है, और नीचे कोई दूसरा माध्यम है। मान लेते हैं कि ये कांच है। ठीक, तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान में रखिएगा कि अलग अलग माध्यम को हम लोग जो है उनके अपवर्तनांक के आधार पर सघन और विरल माध्यमों की श्रेणी में विभाजित करते हैं। मतलब जैसे कि वायु है तो वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, तो इसलिए हम इसे जो है विरल माध्यम कहेंगे। और कांच में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है तो इस सॉरी वो कांच में कम होती है, तो इसे हम सघन कहेंगे। तो क्यों ना हम लोग जो है इसी तरह से लिखें कि मान लो ये वाला माध्यम कौन सा है, ये विरल माध्यम है, ठीक है, और ये माध्यम कौन सा है, सघन माध्यम है। हालांकि अब आप समझ चुके हो कि सघन और विरल से यहां मेरा अर्थ क्या है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जब प्रकाश की किरण इस तरीके से टकराएगी,
ये प्रकाश की किरण इस तरह से आई, और यहाँ पर अगर हम एक अभिलंब डाल दें, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, तो ये अभिलंब डाल दिया, तो देखिए अब इसका जो मार्ग है, मतलब जिस रास्ते से ये जाना चाह रही थी, अब ये इसका मार्ग तो ये है, ये तो ऐसे जाना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही इसने अपना माध्यम चेंज किया, माध्यम में परिवर्तन हुआ, तो ये अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। तो ये देखिए ये वाली प्रकाश की किरण, ये देखिए ये विचलित हो गई। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो इस एंगल को हम आपतन कोण कहते हैं, और इस कोण को हम लोग जो है परावर्तन कोण कहते हैं, और यहां हम इस कोण को कहते हैं विचलन कोण। तो अगर विचलन कोण की बात की जाए, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए जो विचलन कोण है, अगर आप इसे ज्योमेट्री के हिसाब से लेके चलें, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली हम क्या समझेंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम समझेंगे कि जो डेल है आपका वो I माइनस आर के इक्वल होगा, और अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई है, तो इसका सिंपल अर्थ ये होगा कि यहाँ पर I एंगल बड़ा है, ठीक है, और R एंगल क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये डेल इज इक्वल टू I माइनस आर कैसे हुआ, तो ये डेल इज इक्वल टू I माइनस आर बड़ा सिंपल है। तो यहाँ देखिए कि ये I था, तो इसका पूरा का पूरा ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल तो I होगा, उसमें से आप R को माइनस कर दीजिए। वहीं इसके उल्टा भी हम समझ सकते हैं। इसका उल्टा हम कैसे समझ सकते हैं, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर प्रकाश की जो किरण है, वो प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो क्या होगा। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम में अगर जाए तो क्या होगा। देखिए उल्टा यहाँ पर होने वाला है, मतलब जैसा वहां पर आपको देखा यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको ऐसा। तो प्रकाश की किरण इस तरह से टकराई, ये प्रकाश की किरण यहाँ टकरा गई, यहां पर एक अभिलंब हम बना रहे हैं, अभिलंब का मतलब है परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो ये एक परपेंडिकुलर बना दिया। तो देखिए जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है कोई प्रकाश की किरण, तो वह अपने मार्ग से विचलित तो होगी, लेकिन यहाँ जो विचलन आपको देखने को मिलेगा वो कुछ अलग प्रकार होगा। मतलब इस बार प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी, ये बात आपको याद करनी है, ठीक है। तो अगर आप एंगल्स को यहाँ देखना चाहें कि कौन कौन से कोण के बारे में बात कर रहा हूं, तो इस एंगल को हम आई कहेंगे, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है आपका, देखिए ध्यान से समझिए, ये वाला एंगल आपका जो है विचलन कोण होगा, लेकिन ये बड़ा वाला जो एंगल है आपका वो आर होगा। ये बड़ा वाला एंगल क्या होगा आपका, आर होगा। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विचलन कोण अगर आपको चाहिए, तो इस बार आप जो है आर में से आई को माइनस करेंगे, क्योंकि आई कौन सा है, आई तो आपका ये वाला होगा, ये जो है आपका नहीं, ये वाला एंगल आपका आई होगा, ठीक है। तो आर में से आई को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करना पड़ रहा है इस बार, क्योंकि इस स्थिति में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो आपका आपतन कोण है वो छोटा है, और परावर्तन कोण क्या है आपका, बड़ा है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें समझने की कोशिश जो कर रहे थे वो अब समझ पा रहे हैं धीरे धीरे। तो मुद्दा ये है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब वो विरल से सघन जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और सघन से विरल माध्यम के लिए अगर आप देखें तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। तो ये दो मुख्य अंतर हम लोगों को समझना होगा। लेकिन अब सवाल उठता है, और एक बहुत ही आसान सा सवाल, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उसको पूछते भी हैं कि सर इसका कारण क्या है, मतलब प्रकाश के अंदर जो अपवर्तन की घटना देखने को हमें मिलती है तो इसका कारण क्या है। तो आइए जरा इसके कारण पर चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि अपवर्तन का कारण क्या है ना, तो सवाल बहुत आसान, बहुत बेसिक सा सवाल है, अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण, कि भाई क्या कारण है कि अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे परीक्षा में अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि शिखर बैच आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। तो जो भी एग्जाम में आने वाली चीजें हैं मैं उनको बार बार जो है आपसे डिस्कस करता रहूंगा, और साथ ही साथ मैं ये भी बताता रहूंगा कि उसका उत्तर क्या लिखना है।
तो आपने लिखना है, हम लिखेंगे जैसे कि, हम लिखेंगे जैसा कि, या एक लाइन में लिख देते हैं, इसका निश्चित उत्तर लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल का भिन्न होना, का भिन्न होना। ठीक, क्या मतलब हुआ इसका? कि जो प्रकाश है उसकी जो चाल है वो अलग अलग माध्यमों में क्या है, अलग अलग है। तो इसी कारण से जो है प्रकाश के अंदर अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। कौन सी घटना देखने को मिलती है? अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मैं बात करूंगा अपवर्तन के कुछ नियमों के बारे में। तो आइए समझते हैं अपवर्तन के कुछ नियम। तो अब हम बात करेंगे अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम हैं, उन दो नियमों पर चर्चा कर ली जाए। तो पहली चर्चा क्या है? ठीक, तो पहले मैं आपको डायग्राम से समझा दूं एक बार। ये हम लोग जो है एक ग्लास स्लैब समझ सकते हैं, यानी कि कांच की पट्टिका, और इस कांच की पट्टिका पर ये प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित हो रही है, इसे कहेंगे हम लोग आपतित किरण। ठीक, जहां ये टकराएगी मेरे दोस्त, यहां पर एक अभिलंब डाल दीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक, उसके बाद क्योंकि वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये इस तरह झुक जाएगा और यहां पर वापस से एक अभिलंब डाल दीजिए, एक नॉर्मल डाल दीजिए। नाउ फाइनली अब क्या होने वाला है, जो आपकी प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से दूर निकल जाएगी। तो जरा इसका नाम फटाफट इसको लेबल कर लेते हैं। इस वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण कहते हैं इसे, आपतित किरण। ठीक है, ये वाली किरण कौन सी है? ये वाली, ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। ठीक है, हाँ, हिंदी में स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो जाए तो माफ कर देना। और ये वाली किरण कौन सी है? ये निर्गत किरण है, निर्गत किरण। अंग्रेजी में इसको इमर्जेंट रे कहा जाता है, निर्गत किरण। ठीक है, इंग्लिश में भी जल्दी ही कोर्स आने वाला है। हाँ, तो हिंदी और इंग्लिश को इसीलिए अलग अलग किया गया है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो ये आई एंगल, इसको कहते हैं आपतन कोण, ये आपका परावर्तन कोण, और इस कोण को कहते हैं ई, निर्गत कोण। इस कोण को क्या कहते हैं हम लोग? इस वाले को निर्गत कोण कहते हैं। तो पहला जो आपका नियम है, वो पहला नियम क्या है? आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। पहला नियम ये कहता है, क्या कहता है? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों ही, तीनों एक ही तल में, एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये बात आपको याद करनी है। ये पहला नियम है कि जो आपकी आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब क्या है कि अगर ये एक्स वाई तल में है तो वो भी एक्स वाई तल में होगा, अगर वो वाई जेड तल में है तो दूसरा भी वाई जेड तल में होगा। इस तरीके से
दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम देखिए क्या कह रहा है, दूसरा नियम ये कहता है नंबर 2, ठीक है, क्या कहते हैं, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ज्या का अनुपात नियत रहता है, ज्या का अनुपात नियत रहता है। अब ज्या मतलब साइन, है ना, क्या कह रहे हैं, सिंपल ये कहा जा रहा है कि जो साइन आई है और जो आपका साइन आर है, इन दोनों का जो रेशियो है, अनुपात जो है, वो क्या होगा, वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इस छोटे से नियम को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, इसे इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है भाई, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये बात आपको याद करनी है, ठीक है। चल, अब ये जो नियतांक है ना, ये जो हमने यहां नियत लिखा है, ठीक है, सामान्यतः ये क्या है, ये अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा कि ये अपवर्तनांक क्या चीज है, तो इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि ये अपवर्तनांक क्या चीज होती है। फिलहाल आपको दो बातें याद होनी चाहिए कि अपवर्तन के दो नियम हैं, और दो नियमों में से पहला नियम ये है कि जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक ही तल में स्थित होते हैं, और दूसरा जो इसका नियम है वो ये है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियत होता है, और इसे हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं, या इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इस अपवर्तनांक को समझना बहुत आवश्यक हो गया आपके लिए, क्योंकि जब तक आप इस अपवर्तनांक को नहीं समझेंगे तो आपको रे ऑप्टिक्स में, यानी कि किरण प्रकाशिकी में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी हम बात करेंगे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। तो इंग्लिश में भी इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी लिखता हुआ चलूंगा ताकि आप जो है शब्दों के साथ आपकी जान पहचान हो जाए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक, वो है क्या, यह किसी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व की माप है ना। यह, लिखो मेरे साथ, क्या लिखना होगा आपको, यह किसी माध्यम की, यह किसी माध्यम की या किसी माध्यम के प्रकाशीय घनत्व, है ना, कैसा घनत्व, प्रकाशीय घनत्व की माप है, प्रकाशीय घनत्व की माप है। अब देखो, एक घनत्व तो आपने वो पढ़ा हुआ है, कौन सा, द्रव्यमान बटे आयतन, और लेकिन ये कौन सा घनत्व आ गया फिर, तो ये हो गया प्रकाशीय घनत्व। तो फिर इसका सूत्र क्या है, अरे अभी समझाते हैं, तो लिखो मेरे साथ, क्या लिखिए, गणितीय रूप से, गणितीय रूप से, गणितीय रूप से यह निम्न प्रकार, यह निम्नवत परिभाषित है। देखो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखना भाई, ठीक है, निम्नवत परिभाषित है, क्योंकि मैं लिख के इसीलिए दिखा रहा हूं कि बोर्ड का पेपर कैसे लिखते हैं, परिभाषित है। मॉडल पेपर, सैंपल पेपर सब सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो किस प्रकार परिभाषित है, परिभाषा दीजिए जरा जल्दी से,
तो इसको, इसका सिंबल होता है म्यू, और म्यू का मतलब म्यू बराबर होता है प्रकाश की वायु में चाल, प्रकाश की वायु अथवा निर्वात में चाल, प्रकाश की वायु अथवा निर्वात में चाल, निर्वात में चाल बटे, यानी कि डिवाइड, भाग देना है आपको किसके साथ, प्रकाश की माध्यम में चाल, प्रकाश की माध्यम में चाल, माध्यम में चाल, यानी कि जो अपवर्तनांक है वो अनुपात है किसका, प्रकाश की वायु में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल। सो म्यू बराबर क्या होता है, C/V होता है। ठीक है, अब जो अपवर्तनांक होता है वो इस बात को बताता है कि किसी भी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, किसी भी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो वायु में प्रकाश की चाल की तुलना में कितनी है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर म्यू की वैल्यू, अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि यहां पर म्यू जो है आपका, ठीक है, म्यू की कुछ वैल्यू हम लोग यहां ले लेते हैं कि इतनी वैल्यू है, तो म्यू हमेशा जो है 1 से बड़ा होगा, क्योंकि सी जो है सबसे, सी क्या है, मैक्सिमम। तो यहां मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको, आप कंफ्यूज ना होना। यहां पर ये जो सी है ना बेटा, ये सी होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि सर्वाधिक चाल होती है प्रकाश की। ठीक है, ये प्रकाश की चाल कहाँ है, वायु में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि C सबसे ज्यादा बड़ा है, भाई ये जो C है ये बड़ा है किसकी तुलना में, V की तुलना में। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये होगा कि अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। ये बात याद रखिएगा, मतलब ऐसा अपवर्तनांक की अगर आप बात करेंगे तो अपवर्तनांक जो है 1 से बड़ा होगा किसी भी माध्यम की। अगर आप बात कर रहे हैं वायु के लिए 1 होता है, ये बात लिख सकते हो आप यहां पर। ठीक है, ये बात आप नोट करके लिख सकते हो यहां पर कि जो म्यू होता है किसके लिए, वायु के लिए, तो वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 होता है। ये देखिए, ठीक है, तो म्यू वायु कितना होता है, 1 एयर। लेकिन जितने भी उसके अलावा जितने भी माध्यम है उन सभी के लिए म्यू का मान क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। अच्छा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है भाई, ये भी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, म्यू का कोई मात्रक, म्यू का कोई मात्रक नहीं होता है, म्यू का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, कोई मात्रक नहीं होता है। कोई मात्रक इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये एक अनुपात है, ये एक सिंपल रेशियो है। और अनुपात किसका है, 2 ऐसी राशियों का अनुपात जो कि दोनों एक जैसी हैं। मतलब C जो है वो भी मीटर प्रति सेकंड में माप सकते हो आप इसे, V को भी मीटर पर सेकंड में मापोगे, तो दोनों का जो आपका मात्रक है वो एक जैसा है। तो इसी वजह से म्यू का कोई मात्रक नहीं है। तो ये बात आपके लिए अहम हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर हो जाती है। अब ध्यान से समझना, जो अगले पेज पर मैं आपको समझाना चाहूंगा तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कभी लिखा हो 1 म्यू 2 तो इसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए। तो इसको पढ़ने का तरीका ये है, तो हम कहते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, या हम लिख सकते हैं माध्यम 2 का, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लीजिए, इसको ऐसे पढ़ेंगे हमेशा। ठीक है, इसको हमेशा इसी तरीके से पढ़ा जाएगा, 1 म्यू 2। अच्छा, अगर 1 म्यू 2 की हम बात करते तो 1 म्यू 2 को लिखा कैसे जाएगा, 1 म्यू 2 को लिखा ऐसे जाएगा कि ये है अपवर्तनांक किसका, माध्यम 2 का, किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष। तो आप यहां ए लगा सकते हैं, ए का मतलब है एयर यानी कि वायु। अब आपको पता है कि जो म्यू 2 होगा वो C/V2 होगा, और जो म्यू 1 होगा वो C/V1 होगा।
तो यहां C से C कैंसिल कर सकते हो आप। सो 1μ2 इज इक्वल टू क्या होगा, V1/V2। तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है, ये बात भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। देखो कितनी प्यारी बातें हम आपको बता रहे हैं, ये सारी की सारी बातें पेपर के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, अब सवाल उठता है कि अपवर्तनांक किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या अपवर्तनांक का संबंध प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से भी है क्या? बिल्कुल है। तो इस बात को हमें भूलना नहीं होगा, ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, किस माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये बात आपको याद करनी है। यानी कि अगर आप अपवर्तनांक के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सॉरी, यानी कि अगर यहीं से कुछ बात निकाली जाए तो बात ये होगी, डबल स्टार पॉइंट, कि हमें पता है कि जो लैम्डा है वो सर्वाधिक जो है लाल रंग के लिए होता है और सबसे कम बैंगनी रंग के लिए होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम होगा। यानी कि अगर कोई कहे कि किसी भी माध्यम में लाल रंग की चाल सर्वाधिक होती है तो आप उस पर यकीन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग के लिए किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो कम ही होगा, किसकी अपेक्षा? बैंगनी रंग की अपेक्षा। तो इसका मतलब सिंपल यही हो जाता है कि लाल रंग और अगर बैंगनी रंग को एक साथ किसी माध्यम में भेजा जाए तो सबसे पहले जो बाहर निकलेगा रंग वो लाल ही होगा। कारण है कि उसकी चाल सर्वाधिक होगी, और चाल सर्वाधिक इसलिए है क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य जो है सर्वाधिक है, और तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने से माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह बाकी रंगों की तुलना में कम होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने आपको बताया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी बातें। तो शिखर बैच की ये पहली क्लास थी। आज की क्लास को आप एज डेमो क्लास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम आपको जो है नई नई चीजों से अवगत कराते रहते हैं, और हमारा मकसद और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आने वाली परीक्षाओं में आप जो है अपना स्कोर बहुत अच्छा करें, मतलब मैक्सिमम स्कोर करें। तो सारी की सारी चीजें होंगी, अभी हमारे पास समय भी है, और समय रहते हुए सारी चीजों को पकड़ लिया अगर जाए तो बात बड़ी अच्छी हो जाएगी। ये जो नोट्स हैं, आप अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं, इन नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि कैम्फी ट्यूटोरियल के नाम से ही है उसको ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां पर भी उसका लिंक अवेलेबल होगा, तो वहां से आप ये नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, फिर कभी मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ।